आइए पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास आपको हम पढ़ा रहे थे। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। बीपीएससी का पीवाईक्यू का क्लास है और आपको हम पढ़ा रहे इसमें इतिहास। इतिहास को हम लोग एक मोड़ पर लेकर आ गए हैं, मतलब अब लगभग खत्म ही होने के कगार पे है। मुझे लग रहा है एक दो एग्जाम के प्रश्न और आपके बचे हुए हैं। क्वेश्चन मैटर नहीं करता, हाँ इसका डिस्कशन जो होता है ये ज्यादा जरूरी होता है। इसके बारे में देखिए, मैंने आपसे पढ़ा दिया था कि नरमपंथी और सिद्ध योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था। इसको मैंने पढ़ा दिया था ना। इसका ठीक उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत में इसको लोकप्रिय बनाया था, एक बार देख लीजिएगा। बढ़ेंगे यहां से आगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन पे। वुड के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, वुड के प्रेषण के संबंध में दिया है। वुड ने घोषणा पत्र लाया था सन 1854 के अंदर। इस समय भारत के एक तरह से कह सकेंगे आप गवर्नर जनरल के पद पे कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। डलहौजी के टाइम में घोषणा पत्र आया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। दिया है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश करा था। ये बात अपने आप में देखिए सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। महिला शिक्षा और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर इसने जोर दिया था, ये बात भी अपने आप में सही है। मतलब अगर माना जाए तो कथन दोनों अपने आप में सही है। ये तो रहा क्वेश्चन, हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे इसका डिस्कशन, ये ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। दिया है आपका वुड का घोषणा पत्र। ध्यान दीजिएगा, वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, वुड का घोषणा पत्र, अगर वुड के घोषणा पत्र के संबंध में अगर हम बात करते हैं, घोषणा पत्र के संबंध में, तो भैया ध्यान दीजिएगा, वुड का जो घोषणा पत्र है इसके संबंध में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये किस गवर्नर के टाइम लाया गया था। वुड का जो घोषणा पत्र था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था आपका डलहौजी। एक सवाल ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है, डलहौजी के टाइम ये लाया गया था। वुड का जो घोषणा पत्र था ये किसके टाइम लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम लाया गया था। इसको बनाने वाले कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। ध्यान दीजिएगा, वुड के द्वारा ये बनाया गया था। इसकी स्थापना के संबंध में अगर सवाल बनेगा, स्थापना कब होती है? सन 1854 में होती है। 1854 में होती है। और इसके अध्यक्ष जो थे, हेड थे, इसके हेड कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1854, सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। ब्रिटिश भारत में, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत में ध्यान दीजिए, इसका उद्देश्य पूछेगा कभी, और एग्जाम में कई बार इसके उद्देश्य के बारे में आपसे चर्चा किया है, कई बार पूछा है इसका उद्देश्य क्या है। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य के बारे में पूछेगा तो ब्रिटिश भारत में उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, एम के बारे में पूछेगा तो लिखिएगा ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना, इसका एम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना। पाश्चात्य शिक्षा के विकास के संबंध में ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा के विकास के संबंध में वुड का घोषणा पत्र आया था और लाया गया था कब? 1854 में। तत्कालीन गवर्नर का नाम पूछेगा तो बना लीजिएगा डलहौजी। बनाने वाले कौन थे? सर चार्ल्स वुड थे। और इसी को हम वुड का घोषणा पत्र भी कहते हैं। ये जो पत्र आप देख पा रहे हैं, इसी को वुड का घोषणा पत्र कहा गया और इसी को एक नाम दिया गया, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है एक अधिकार पत्र, जिस पर लिखकर कुछ अधिकार सौंपे गए हों, उसे हम मैग्ना कार्टा का नाम देते हैं। जैसे जॉन मेजर थे, 1215 के अंदर किसानों को उन्होंने कुछ अधिकार लिखकर दिए थे, जिसको किसानों का मैग्ना कार्टा कहा गया। अब इसी एवज में भारत में जितने भी अधिकार, या अमेरिका के अंदर जितने भी अधिकार लिखकर दिए जाते हैं लिखित रूप से, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ नागरिकों के अधिकार लिखकर दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के रूप में, मूल अधिकार के रूप में, तो मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी तरह से शिक्षा के अधिकारों को लिखकर दिया गया और इसको इंप्लीमेंट किया गया, इसीलिए शिक्षा के मैग्ना कार्टा के नाम से किसको जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वुड के घोषणा पत्र को जानते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सवाल पूछेगा
कि इन्होंने और क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है, इन्होंने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित तो किया जाए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालयों तक सीमित रखा जाए। अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का जो माध्यम है, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम विश्वविद्यालयों तक रखा जाए, विश्वविद्यालयों तक रखा जाए, ध्यान दीजिएगा, रखा जाए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसमें कहा गया अंग्रेजी शिक्षा को एज ए माध्यम चुना जाए, लेकिन इसको विश्वविद्यालयों तक रखा जाए, यानी विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा की भाषा होगी इसको क्या रखा जाए, तो विश्वविद्यालयों की शिक्षा की भाषा अंग्रेजी रखा जाए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा की जो भाषा है इसको क्या रखा जाए, तो अंग्रेजी, और इसी भाषा को ध्यान दीजिएगा मैग्ना कार्टा कहा गया, वुड का घोषणा पत्र कहा गया, और कहा कि भैया जो प्राथमिक स्तर पे भाषा है, कहा कि भाषा जो प्राथमिक स्तर पे है, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा प्राथमिक स्तर पर है, प्राथमिक स्तर पर जो भाषा है, स्तर पर जो भाषा है, भाषा ये कौन सी भाषा होनी चाहिए, तो मातृभाषा होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर तो ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी भाषा तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन कहा गया कि प्राथमिक स्तर की जो भाषा है ये कैसी होनी चाहिए, तो ये मातृभाषा के रूप में होनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से और बढ़िया से ज्ञान मिल सके, ठीक है। और इसने कई प्रकार के भारत में शिक्षा संबंधी सुझाव दिए, कई प्रकार के सुझाव दिए, कौन, तो वुड के घोषणा पत्र ने, इन्होंने शिक्षा पर बहुत सारे सुझाव दिए, तो हम लिखना चाहेंगे वुड के घोषणा पत्र ने शिक्षा पर बहुत सारा सुझाव दिया। देखिए यहां से क्वेश्चन बना एग्जाम में, इन्होंने शिक्षा पर बहुत सारा सुझाव दिया, अपने सुझाव दिए, इन्होंने शिक्षा पर सुझाव दिए, हम लिखते हैं यहाँ पे शिक्षा पर सुझाव दिए, शिक्षा पर अपने सुझाव दिए, शिक्षा पर अपने सुझाव को दिया वुड के घोषणा पत्र ने, कई सारे सुझाव दिए। इन्होंने पहली बात तो कहा कि जो मातृभाषा, जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा ये किस भाषा में होनी चाहिए, तो ये मातृभाषा में होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए, मातृभाषा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भैया जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है, विश्वविद्यालयी शिक्षा, इसका आधार क्या होना चाहिए, तो इसका आधार इन्होंने कहा कि अंग्रेजी भी होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा स्टेटमेंट ये कहता है, इन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा को प्रसारित करना है, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना है, प्रसार, इन्होंने एक लक्ष्य ये भी रखा, ठीक है। इन्होंने कई सारे सुझाव दिए थे, पाश्चात्य शिक्षा के लिए बात किया, और इन्होंने कहा कि व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा भी होनी चाहिए, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया। चौथे नंबर पे आते हैं, इन्होंने व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया, व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया, इन्होंने व्यावसायिक और टेक्निकल शिक्षा पर बल दिया, ध्यान दीजिएगा। पांचवें नंबर पर पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, कहा कि शिक्षा व्यावसायिक और टेक्निकली होनी चाहिए, इन्होंने स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, आपका जो क्वेश्चन था, देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, महिला शिक्षा, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन क्या था, कोई डेटा नहीं पूछा था। डेटा कौन सा था आपका, ये वाला डेटा था, ये वाला जो अभी हम लिख रहे हैं, ये डेटा पूछा हुआ था, एक्चुअल में ये डेटा था। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने स्त्री या महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया, स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, ध्यान दीजिएगा। और आइएगा जरा छठे नंबर पे, इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि लंदन के तर्ज पर भारत की तीनों प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालय खोले जाए, ठीक है। लंदन के तर्ज पर भारत के प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालय खोलने की बात किया इन्होंने, लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने और क्या कहा, कहा कि लंदन के तर्ज पर, लंदन के, हालांकि ये तो दिखेगा नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं। इन्होंने कहा कि लंदन के तर्ज पर, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले जाएं, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय खोलने की बात किया, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय खोले जाए, इसने ऐसा कहा। और विश्वविद्यालय कहां खोले जाएंगे, तो भारत के तीनों प्रेसिडेंटियों में, भारत के तीनों प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालय खोले जाएं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिसमें कि पहला हो जाएगा आपका मद्रास,
दूसरा कहां पर खोलने की बात की गई? तो बंबई। दूसरा खोलने की बात की गई बंबई, और तीसरा विद्यालय खोलने की बात की गई कहां पर? बंगाल में। मद्रास, बंगाल और बंबई के अंदर विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई। कहा कि तीनों प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालय खोले जाए। तीनों प्रेसिडेंटियों में विश्वविद्यालय खोलने की बात की गई, और किसके तर्ज पर खोला जाए? तो लंदन के तर्ज पर। किसके तर्ज पे? लंदन के तर्ज पे। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा के प्रशासनिक सुविधा के लिए एक विभाग की स्थापना करी गई, अलग से एक विभाग बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग से विभाग बनाया। इसी में शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए, यहां लिखते हैं ना, देखिए, शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए, शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाने की बात की गई। शिक्षा की प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग से विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय कमीशन आयोग के लिए आयोग बनाने की बात की गई, आयोग स्थापित करने की बात की गई थी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहा कि शिक्षा की प्राथमिकता के लिए हमें अलग से, मतलब शिक्षा को प्रमोट करने के लिए अलग से विद्यालय बनाने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसी के तर्ज पे देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बना था, और कब बना था? 1882 के अंदर बना था। ये तीनों प्रेसिडेंटी में विद्यालय खोलने की बात की गई, और कब करा गया? 1857 के अप्रॉक्स कहा गया, और इसी के तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बनाया गया था कब? 1882 के अंदर बनाया गया था। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। इसको उतारिए, तो हम आ रहे हैं थोड़ा सा, 30 सेकंड बस, इसको उतार लीजिएगा। इसको देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, गुड का घोषणा पत्र, और ये पूरा डेटा आपका है ना, कंप्लीट डेटा है। एक छात्र पूछ रहा है ना, अभिषेक कुमार की सर होमवर्क सीरीज ले सकते हैं क्या? पता नहीं, अब उसके बारे में हम क्या बताएं। वो बैच ना खत्म होने के कगार पे है, समझ रहे हैं ना अभिषेक कुमार? वो बैच जो है ना, खत्म होने के कगार पे है। सर स्क्रीन शॉट का एक्सेस, आजाद कुमार, स्क्रीन शॉट का एक्सेस जानते हैं क्यों नहीं देते हैं? स्क्रीन शॉट मार लेंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं आप लोग। आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आप एक बार कॉपी पे लिखिए ना, कॉपी पे लिखिए उसको। हम इतना टाइम, इतना देखिए ना, बैच से कितना अंतर होता है इसमें। बैच में सोचिए, जो बैच मतलब पेड बैच है, उसमें क्लास फास्ट चलती है, इतना डेटा नहीं होता, समझ रहे हैं ना? और सोचिए कि ये जो क्लास है आपकी, ये जो क्लास है, ये क्लास स्लो है, और हर एक डेटा हम बता रहे हैं, मतलब पेड बैच से ज्यादा डेटा इसमें है। क्या आप लोग एग्री है इस बात से? जो पेड बैच चलता है ना, उस बैच से ज्यादा डेटा इसमें है आपका। एग्री करिए ना इस बात को आप लोग, है ना? हर सुविधा नहीं ना मिल सकती, थोड़ा थोड़ा अपने से आप लोग एफर्ट लगाइए, अपने से आप लोग थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाइए, और कोई दिक्कत नहीं है, अपने से एफर्ट लगाइए थोड़ा थोड़ा। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, इतना ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो बना लीजिएगा। आइए शिक्षा पर कुछ बात करते हैं ना। शिक्षा पर अगर हम थोड़ा सा और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, शिक्षा का जो माध्यम है ये अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी। शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी की बात किसने करा? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता है, एक घोषणा पत्र आया था मैकाले का, मैकाले का घोषणा पत्र आया। मैकाले के घोषणा पत्र के अंतर्गत कहा गया, घोषणा पत्र के अंतर्गत, कि भैया शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए? तो अंग्रेजी रखा जाए। मैकाले का घोषणा पत्र कब आया था? 1835 में आया था। तो इस अधिनियम के तहत, इस 1835 वाले के तहत, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम जो है ये लाया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और कभी सवाल पूछता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक, सवाल बनेगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक की अगर बात करेंगे जनक, तो ये कौन हो जाएंगे भैया? तो मैकाले हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक हो जाएंगे लॉर्ड मैकाले, इस बात को याद रखिएगा। मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया था, प्रसारित करा गया था सन 1835 के अंदर लाया गया था। हालांकि 33 में एक्ट था, 35 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, पहली बार शिक्षा पर बजट भी कुछ पेश किया था अंग्रेजों ने। पहली बार शिक्षा पर बजट, पहली बार शिक्षा पर कुछ बजट भी पेश किया गया था। शिक्षा पर बजट, पहली बार शिक्षा पर कुछ बजट पेश किया गया था। बजट, और किसके द्वारा पेश किया गया था? अंग्रेजों द्वारा। अंग्रेजों द्वारा पहली बार शिक्षा पर कुछ बजट पेश किया गया था। बजट क्या था? ध्यान दीजिएगा। शिक्षा पर बजट पेश किया गया था, कितना पैसा? 1 लाख रुपया पेश किया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया था? अगर हम अधिनियम की बात करते हैं, अधिनियम, तो 1813 का अधिनियम, 1813 का जो एक्ट है ना, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार शिक्षा पर बजट पेश किया गया था। कितना? तो लगभग 1 लाख रुपए तक का बजट पेश किया गया था। अगर हम बात करेंगे आगे, शिक्षा को देखिए ऐसे ही प्रसारित किया गया। आगे चल के ध्यान दीजिएगा, कमीशन बना जिसको हम कहते हैं विश्वविद्यालय आयोग। आगे चल के कमीशन बना जिसको विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना गया। और भैया विश्वविद्यालय कमीशन जो था, आयोग जो था, ये बना था कर्जन के समय, कर्जन के समय बना था। विश्वविद्यालय आयोग जो था, कमीशन जो था, आयोग जो था, ये बना था किसके टाइम? तो ये कर्जन के टाइम बनाया गया था, कर्जन के समय, कर्जन के समय बना था। और ये कब बना था? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1904 के अंदर बना था। ध्यान दीजिए इस बात को, कर्जन के टाइम बना था, वर्ष 1904 में इंप्लीमेंट हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो कैप्टन रेले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। रेले की अध्यक्षता में लाया गया था इसको, रेले की अध्यक्षता में ये बनाया गया था, कैप्टन रेले की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था विश्वविद्यालय आयोग। और यहीं से एक बात और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के उपरांत, आजादी के बाद की अगर हम बात करते हैं, आजादी के बाद, आजादी के बाद शिक्षा में किस प्रकार का सुधार? तो ध्यान दीजिएगा, आजादी के बाद की अगर हम बात करते हैं तो एक कमीशन लाया गया था जिसको हम यशपाल कमेटी का नाम देते हैं, यशपाल कमीशन का नाम देते हैं, यशपाल कमीशन, यशपाल कमीशन का नाम देते हैं भैया। ध्यान दीजिएगा, यशपाल कमेटी जो आई थी ना, ये प्राथमिक शिक्षा के लिए आई थी। प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसको यशपाल कमेटी का नाम दिया गया। कुछ छात्र बोल रहे हैं हंटर कमीशन, देखिए हंटर भी आया था, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंध रखता था हंटर कमीशन, हंटर कमीशन भी आया था, हंटर कमीशन जिसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से था। ये आया कब था? 1882 और 1883 के अंतर्गत आता है हंटर कमीशन। ध्यान दीजिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित कमीशन था, इसको भी याद रखिएगा। फिलहाल इतना बात ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा। एक छात्र बोल रहे हैं इस सर एक केवल प्रीवियस ईयर का बैच लाइए। नहीं, बैच क्यों, फ्री पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, पैसा देने के लिए तैयार हो। अभी संस्थान की तरफ से ना, रोशन सर की तरफ से ये क्लास आप लोग को फ्री प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एंजॉय करिए क्लास का, ठीक है। मेरे मन में डालेंगे तो बैच आ जाएगा, फिर परेशान हो जाएंगे, है ना, ऐसा है नहीं। फिलहाल बनाइए इसको। अरे बहुत प्रेम है संस्थान का स्टूडेंट के प्रति, समझ रहे हैं ना, ठीक है। संस्थान का स्टूडेंट के प्रति बहुत लगाव और बहुत प्रेम है। फिलहाल देख लीजिएगा इतना, यहां से ये देख लीजिएगा, यहां से ये देख लीजिएगा। शिक्षा पर देखिए इतना कुछ बदलाव है। फिलहाल ये दूसरा, ये देखिए ना, अगर ये सब डेटा तो आपको पता होगा, लेकिन जो हमने डेटा इधर मेंशन किया है 6 पॉइंट में, ये डेटा आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ये वाला डेटा आपके लिए ज्यादा जरूरी, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि जो चार्ल्स का जो वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कहां तक रखा गया था? विश्वविद्यालय तक। प्राथमिक शिक्षा में कहा गया था कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल इतना बना लीजिएगा। चलिए ये देख लीजिए सेकंड नंबर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? चेरों के समय हुआ था, दिया है ओइनिवार राजवंश के समय हुआ था, कर्नाट के टाइम हुआ था, या पति के बीच हुआ था, समय हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कर्नाट राजवंश के टाइम हुआ था। फिलहाल उत्तर बना लीजिएगा सी, सी उत्तर बना लीजिएगा। कर्नाट का एक राजा था जिसका नाम था हरिदेव सिंह। ध्यान दीजिएगा, राजा हरिदेव सिंह, कर्नाट के एक राजा थे, इनका नाम था राजा हरिदेव सिंह, राजा हरिदेव सिंह, राजा हरिदेव सिंह, ये कर्नाट के राजा थे, राजा हरिदेव सिंह, कर्नाट के राजा थे राजा हरिदेव सिंह। इन्हीं ने मैथिली का सबसे अधिक अपने दरबार में विकास किया था। राजा हरिदेव सिंह ने मैथिली का विकास किया, मैथिल का सर्वाधिक विकास। ध्यान दीजिएगा, मैथिली का
इन्होंने सर्वाधिक विकास किया था, सर्वाधिक विकास किया। मैथिली का इन्होंने सर्वाधिक विकास किया था। और ध्यान दीजिएगा, मैथिली जो है, मैथिली मैथिली भाषा, ये भाषा जो है, भाषा ये हिंदी की बोलियों में शामिल है, हिंदी की बोलियों में शामिल है, बोली में शामिल, बोली में शामिल भाषा हो जाएगी मैथिली। हिंदी की बोलियों में शामिल भाषा है मैथिली। मैथिली बिहार की एक तरह से कहते हैं कि बोली है, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी, इसके बारे में हम सारा डिटेल करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड से हम लोग हटते हैं, ठीक है। उत्तर बना लीजिएगा आपका, कर्नाट वंश, राजा का नाम था हरिदेव। हरिदेव के दरबार में एक व्यक्ति थे, नाम था इनका विद्यापति। इनके जो दरबारी थे ना, दरबारी दरबारी जो थे विद्यापति, ये एक प्रकार के कवि थे, और इन्हीं के द्वारा मैथिली को प्रमोट किया गया था, और इनको हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। इनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आपसे, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैथिली भाषा के संबंध में अगर हम सवाल पूछते हैं आपसे, तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। मैथिली भाषा, अगर हम मैथिली भाषा की बात करेंगे, मैथिली भाषा, मैथिली भाषा के संबंध में क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में। मैथिली भाषा के संबंध में क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैथिली भाषा के संबंध में सवाल क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। एक तो सवाल पूछेगा कि ये मूल रूप से क्या है, तो ये हिंदी की एक प्रकार की बोली है। लिखिएगा, हिंदी की 18 बोलियों में शामिल है, 18 बोलियों में शामिल है, 18 बोलियों में शामिल है। ये हिंदी की 18 बोलियों में शामिल हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैथिल भाषा जो है ये हिंदी की 18 बोलियों में शामिल है। हिंदी की 18 बोलियों में शामिल हो जाएगी मैथिली। और यहीं से एक सवाल और बनेगा, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा कि जो मैथिली है, मैथिली, इसके लिए सवाल बनेगा। लिखिएगा, यह भाषा या यह बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, यह बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखा जाए तो बिहारी हिंदी की अगर बात करेंगे, तो बिहारी हिंदी में एक भाषा है, कौन सी, मगही भाषा। एक बोली है मगही बोली, मगही बोली। दूसरी एक बोली है, ध्यान दीजिएगा, मैथिली बोली, मैथिली बोली। और तीसरी एक बोली हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर पे भोजपुरी बोली, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका भोजपुरी बोली, भोजपुरी बोली। ये 3 प्रकार की बोलियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 3 प्रकार की बोलियां हैं जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये 3 प्रकार की बोलियां हैं, 3 प्रकार की बोलियां जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, 3 प्रकार की बोलियां हैं। इस बात को याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। हिंदी की 18 बोलियों में शामिल है, यह बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसमें मैथिली, मगही और भोजपुरी शामिल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे दिया है आपका, आगे दे रखा है आपका मैथिली से सवाल दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैथिली का विकास जो है, विकास, मैथिली का विकास जो था कर्नाट वंश के समय, कर्नाट वंश के समय, मैथिली का विकास किसके टाइम था, कर्नाट वंश के समय। और ध्यान दीजिएगा, राजा का नाम अभी हमने बताया, हरिदेव सिंह नाम के राजा थे जिन्होंने मैथिली का विकास किया। इस बात को याद रखिएगा। और यहीं से आगे ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा, मैथिली का विकास करने वाले कवि का नाम क्या हो जाएगा। एक कवि थे, कवि का नाम हो जाएगा विद्यापति। मैथिली का विकास करने वाले कवि का नाम क्या हो जाएगा, विद्यापति। अब ध्यान देना भैया, देखो विद्यापति से सवाल क्या बन सकता है, कवि विद्यापति से सवाल क्या बन सकता है, विद्यापति से क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यापति से आपके सवाल क्या बन सकते हैं, विद्यापति से सवाल का बनेगा आपका, इनका उपनाम क्या हो जाएगा, उपनाम, विद्यापति का उपनाम क्या हो जाएगा, मैथिली कोकिल। इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया, विद्यापति को हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। विद्यापति को याद रखिएगा, विद्यापति को हम मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं इसको, मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, रचना, इनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे, रचनाओं की, तो इसमें एक रचना है आपका पदावली, ध्यान दीजिएगा, पदावली। और दूसरी एक रचना है कीर्तिलता, कीर्तिलता, ध्यान दीजिएगा। और एक तीसरी रचना हो जाएगी कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ये कुछ रचना है जिनको लिखने वाले कौन हो जाएंगे, तो कवि विद्यापति हैं, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। और इन्होंने मैथिली का विकास किया था, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मैथिली का विकास किया था, मैथिल कोकिल के नाम से जाने गए। और ये हिंदी के सबसे प्राचीन काल में हुआ करते थे, एक तरह से कह सकते हैं आदि काल के कवि हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ये आदि काल के कवि हो जाएंगे, आदि काल। इनका संबंध कब से होगा, तो ध्यान दीजिएगा,
ये हिंदी में आदिकाल के कवि हैं। ये आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि। यानी हम ऐसा कह सकते हैं मैथिली के लिए, मैथिली के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि मैथिली भाषा आदिकाल की बोली है, आदिकाल की भाषा है। जो मैथिली है, मैथिली, मैथिली, ध्यान दीजिएगा, जो मैथिली है, मैथिली, मैथिली आदिकाल की बोली है, आदि काल की बोली है। मैथिली आदिकाल की बोली है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? एकदम कह सकते हैं। मैथिली आदिकाल की बोली हो जाएगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहीं से एक बात और याद रखिएगा, यहीं से एक बात और याद रखिएगा मैथिली से। देखिए सवाल बनेगा, सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल बनेगा कि हिंदी, हिंदी की, हिंदी की, ध्यान दीजिएगा, हिंदी की बोली, बोली जो, हिंदी की बोली जो, जो संविधान की, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हिंदी की वह बोली जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में शामिल है, इसे हम क्या कहते हैं? तो मैथिली भाषा का नाम देते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सारा डेटा मैंने लिख दिया है, कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो कि बचा होगा। मैंने हर डेटा मेंशन किया है। विकास कहाँ से हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, राज्य पूछेगा तो बिहार होगा, और उपभाषा का नाम क्या हो जाएगा? तो बिहारी हिंदी होगा। क्या नाम होगा? बिहारी हिंदी नाम होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने सारा डेटा आपको मेंशन कर दिया है, सारा कुछ हमने लिख दिया है, सारा कुछ हमने लिख दिया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए मैथिली के बारे में सवाल बनेगा, मैथिली बोली या भाषा के बारे में तो यही पूछेगा आपसे, यही पूछेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट, एक भी शब्द नहीं आपसे पूछेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। दिया है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो भैया प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ पे थी? राजगीर थी। याद रखिएगा, प्राचीन मगध की राजधानी, जो प्राचीन मगध है, प्राचीन मगध, प्राचीन मगध की राजधानी, प्राचीन मगध साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी, राजधानी, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो राजगिरी होगा। प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो राजगीर। और यहां से हम बताएंगे आपको, फिलहाल इतना देख लीजिएगा, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो राजगीर के अंदर। और मैंने आपको महाजनपद पढ़ाया था ना आपको, महाजनपद हमने पढ़ाया था कि महाजनपद की संख्या कितनी होती है? 16। और भारत से बाहर कितने हैं? 2। भारत के अंदर कितने हैं? तो 14। भारत के बाहर 2 हैं, और 2 कौन से हो जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, 2 हो जाएंगे आपके कन्नौज और कंधार। भारत के अंदर कितने हैं? तो 14 हैं। 14 में 8 उत्तर प्रदेश के अंदर है, 3 बिहार के अंदर, 1 राजस्थान के अंदर, 1 मध्य प्रदेश के अंदर, और 1 हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसका नाम होगा असमक, राजधानी हो जाएगी पोटली। राजस्थान के अंदर कौन सा है? मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। और मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा है? अवंती, जिसकी राजधानी कहाँ है? तो उज्जैनी है। बिहार के अंदर 3 है, एक मगध है, अंग है और वज्जी है। मगध की राजधानी कहाँ पर? राजगीर। या फिर आगे चल के बदली भी, तो मगध की राजधानी कहाँ पर? राजगीर। अंग की राजधानी कहाँ पर? चंपा, चंपा। और ध्यान दीजिएगा, वज्जी की राजधानी कहाँ पर? वैशाली हो जाएगा। पहला गणतंत्र कहाँ पे लागू किया गया था? वज्जी वैशाली के अंदर पहला गणतंत्र लागू किया गया था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बढ़ेंगे यहां से आगे, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 8। उत्तर प्रदेश के महाजनपदों के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे रखा है, पिछले वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी नहीं। ठीक है, क्योंकि वैशाली, वज्जी, चंपा, अंग। आगे प्रश्न दिया है आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित करा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला कौन था? लिटन था। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से जाना गया, बात ठीक है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया। भाई अगर देखा जाए तो कथन तीनों ठीक है, तीनों कथन अपने आप में सही है, तीनों कथन अपने आप में ठीक है, देख लीजिएगा, कथन तीनों अपने आप में सही है। हाँ, अब सवाल बनेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर, क्वेश्चन बनेगा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। देखिए यहां से सवाल क्या बन सकते हैं, हम पूरा डेटा लिख पाएंगे। वर्नाकुलर प्रेस के संबंध में क्या काम हुए, कौन पत्रिका बंद की गई और क्या करा गया था, हम सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, और डिटेल जानकारी देंगे और सब्जेक्टिव जानकारी देंगे आपको। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो सन हो जाएगा, समय हो जाएगा 1878 का समय था। उस समय भारत के भैया गवर्नर कौन, गवर्नर तो थे नहीं, वायसराय नाम था इनका, वायसराय कहे जाते थे। तो तत्कालीन भारत के उस समय के वायसराय कौन हुआ करते थे? तत्कालीन उस समय के भारत के जो वायसराय थे, भारत के वायसराय हुआ करते थे कौन? तो वायसराय थे लिटन। उस समय के तत्कालीन भारत के वायसराय हुआ करते थे लिटन। लिटन को
अंग्रेजी समाचार पत्रों से एलर्जी, हिंदी समाचार पत्रों से या ऐसे समाचार पत्र जो भारत की भाषाओं में छपे उनसे एलर्जी थी इनको। ठीक है, इनको लग रहा था कि हमारी सारी जानकारी भारतीयों के पास समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंच जा रही है। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इन्होंने सभी समाचार पत्रों की भाषा को कह दिया कि अब से जो भी देसी भाषा के समाचार पत्र हैं उनकी भाषा क्या होगी, तो अंग्रेजी होगी। ठीक है, यानी देसी भाषा पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, अंग्रेजी भाषा को इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, देसी भाषा पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो इसको कहा गया देसी भाषा प्रतिबंध अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम देसी भाषा प्रतिबंध अधिनियम, देसी भाषा प्रतिबंध अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देसी भाषा प्रतिबंधित अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। याद रखिएगा, देसी भाषा प्रतिबंधित अधिनियम यानी कहा गया कि गैर अंग्रेजी समाचार पत्र जो है वो मतलब अपने प्रांत में या क्षेत्र में, राज्य में नहीं चलेंगे। इन्होंने कहा कि पत्राचार की एकमात्र भाषा होनी चाहिए और वो अंग्रेजी होनी चाहिए। ठीक है, समाचार पत्रों से कहा कि केवल अंग्रेजी समाचार पत्र होंगे, बाकी समाचार पत्र जो अन्य भाषाओं में, देसी भाषा में छपते हैं उनको इन्होंने क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया और इसी को हम गैंगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसको गैंगिंग एक्ट भी कहा गया, इसको गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया है। इसको गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना गया है, ध्यान दीजिएगा, गैंगिंग एक्ट के नाम से जाना गया। देखिए, गैंग क्या करता है, भेदभाव उत्पन्न करता है, इसलिए इसको गैंगिंग एक्ट कहा गया। इसने अंग्रेजी और हिंदी के बीच विभेद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, गैंगिंग एक्ट इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पीछे कारण था। कारण क्या था कि इस समाचार पत्र, इस अधिनियम ने, इसने मतलब अधिनियम ने, इसने अंग्रेजी और हिंदी के बीच विभेद उत्पन्न कर दिया। हिंदी के बीच, अंग्रेजी और हिंदी के बीच विभेद उत्पन्न कर दिया, विभेद उत्पन्न कर दिया। इसने अंग्रेजी और हिंदी के बीच विभेद उत्पन्न कर दिया। किसने कर दिया, तो ध्यान दीजिएगा, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ने कर दिया। लिटन के टाइम ये लाया गया था, हालांकि बाद में आगे चल के इसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसी के टाइम देखिए एक शस्त्र अधिनियम भी आया था, उसके बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे लेकिन हम काफी आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्थानीय भाषाओं पर इन्होंने रोक लगा दिया, कहा कि स्थानीय भाषा पर समाचार पत्र नहीं छपेंगे। स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पर इसने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। कहा कि जितने समाचार पत्र जो स्थानीय भाषा में नहीं छपेंगे, इसीलिए इसको स्थानीय भाषा समाचार अधिनियम भी कहते हैं। इसीलिए इसको स्थानीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी कहते हैं, समाचार पत्र अधिनियम के नाम से जानते हैं। देखिए, हमने कई इसका नाम दे दिया है और नाम देने के पीछे कई कारण भी मैंने बताया है, कारण देख लीजिएगा। इसे स्थानीय भाषा समाचार अधिनियम, पत्र अधिनियम के नाम से जाना गया। और ध्यान दीजिए, बहुत सारी बातें थी जी इसमें, बहुत सारी बातें थी, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें थी। जैसे कहा गया कि ब्रिटिश जो नीतियां हैं, नीतियों को दबाया गया। आंग्ल अफगान वार उस समय हुआ था, आपको पता होना चाहिए। आंग्ल अफगान वार जो हुआ था, आंग्ल अफगान वार की नीतियां जो थी भारत में खुल रही थी। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर देसी भाषा में समाचार पत्र छपेंगे तो लोग पढ़ेंगे, और उन्होंने इस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो आंग्ल अफगान वार, अंग्रेजों की नीतियां भारतीयों में न जाए, इसके लिए इन्होंने समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया। और मेनली एक पत्रिका थी, आपको पता होना चाहिए, एक पत्रिका थी, शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका थी, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम अमृत बाजार का नाम देते हैं। अगर देखा जाए तो मेनली एक पत्रिका उस समय प्रकाश में थी, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम अमृत बाजार पत्रिका कहते हैं। अमृत बाजार पत्रिका भी बैन होने वाली थी, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ये भी देसी भाषा में छपती थी, देसी भाषा में, परंतु इसने अपने भाषा का माध्यम बदल दिया। परंतु इसने माध्यम बदल दिया, और ये किस भाषा में हो गई, तो अंग्रेजी भाषा में। परंतु इसने अपने भाषा का माध्यम अंग्रेजी कर लिया, परंतु अंग्रेजी भाषा में ये छपने लगा, और इस समाचार पत्र को ये लोग बैन नहीं कर पाए। ध्यान दीजिएगा, इस समाचार पत्र को बैन नहीं कर पाए। याद रखिएगा, इस समाचार पत्र को ये लोग जो था बैन नहीं कर पाए, बंद नहीं कर पाए इस समाचार पत्र को। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारा प्रतिबंध लगाया गया था। कहा कि क्षेत्रीय जितने भी एजेंसियां हैं सभी अपने शटर को गिरा लें, अपने प्रेस को बंद कर लें। अगर नहीं बंद करेंगे तो शासन की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और कहा गया कि सभी प्रशासकों से
जितने भी आपके समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी भरपाई करनी होगी आपको। और कहा गया इसमें इसमें अपील के अधिकार का अभाव होगा, किसी प्रकार की आप कोई अपील नहीं कर पाएंगे, इसमें कोर्ट वगैरह में कोई अपील नहीं कर पाएंगे। और आपके ऊपर अगर आप समाचार पत्र प्रतिबंध करने के बाद भी अगर छापते हैं तो आपके ऊपर दंडिक कार्यवाही होगी। ध्यान दीजिएगा, दंडिक कार्यवाही की बात की गई, कहा कि आपके ऊपर दंडनीय कार्यवाही की जाएगी अगर आप इस तरह के समाचार पत्रों को छापते हैं तो। ध्यान दीजिएगा भाई, इतना सारा कुछ हुआ, आगे चल के इसको क्या कर दिया तो मतलब वापस ले लिया। ध्यान दीजिएगा, आगे चल के इसको वापस ले लिया, याद रखिएगा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, एक तरह से कहते हैं समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया किसने? तो अगला जो वायसराय आया जिसका नाम क्या था? रिपन। रिपन द्वारा इसको क्या कर दिया तो समाप्त कर दिया गया। रिपन द्वारा इसको पूरी तरह से क्या कर दिया तो समाप्त कर दिया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, रिपन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, रिपन ने इसको समाप्त कर दिया। इसको याद रखिएगा। हाँ, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका बना लीजिएगा भैया। इतनी सारी जानकारी है जो आपके काम की है, इसको बना लीजिएगा। लिटन का कानून था, इसको रद्द कर दिया। कब रद्द किया था कोई बताएगा? रद्द कर दिया था कब? 1881 के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ था, हालांकि आगे चल के लिख देते हैं। लिटन द्वारा रिपन द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? सन पूछेगा अगर आपसे, सन पूछेगा समाप्ति का कब? 1881 के अंदर इसको क्या कर दिया तो समाप्त कर दिया। देखिए हमने लिखा है, यहाँ पर शुरू करने का सत्र है, यहाँ पे समाप्त करने का सत्र है। सौभाग्य से दोनों एक ही जगह पे आ गया। ठीक है, इतना बना लीजिएगा आप। यहां से देखिए सवाल बनते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है थोड़ा अलग से बता सकते हैं ना? बता सकते हैं। एक सवाल और पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया? तो मेटाकॉफ को कहा गया। लिखिएगा, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा गया मुक्तिदाता? तो चार्ल्स मेटाकॉफ को कहा गया। चार्ल्स मेटाकॉफ, चार्ल्स मेटाकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया। चार्ल्स मेटाकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चार्ल्स मेटाकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से भी जाना गया, इस बात को याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जितनी जानकारी मुझे पता थी, मुझे जितना पता था मैंने बता दिया है। ठीक है, मेरी जानकारी यही समाप्त होती हुई। सर 82 होगा ना? 82 में लागू कर दिया था, इंप्लीमेंट करा था। जो एक्ट आया था 1881 में ही आया था। 81 का एक्ट था, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया कब? 1882 के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा डेट का होता है वेरी, समझिए उसको। सर लिटन के बहुत सारे काम को रिपन ने बंद किया था। हाँ भैया, बहुत सही बात है। अब पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल वाला ना, एक बार चार्ट पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में हम जानकारी आपको दे देंगे, पूरा जानकारी देंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, फिलहाल ये देख लीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन आपका और ये रहा उसका डिस्कशन। अब बढ़ेंगे आगे। आगे प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के समय 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन ठीक है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। ये तो बात सही है। इसने क्या करा? केंद्र और प्रांतीय वित्त को इसने क्या कर दिया? बांट दिया। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दे दिया। कहा कि प्रांतीय सरकार जो है इनके पास भी कुछ सेवाएं होंगी और ये शासन करेंगे। इसने मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया, जो समाज में असमानताएं थी इसको सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये बात भी देखिए अपने आप में सही है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये चारों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, समझ पे आधारित क्वेश्चन है और इसको हम एक्सप्लेन भी इसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन हम उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसी हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे जिस हिसाब से ये क्वेश्चन बना हुआ है। हम बात कब की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1870 के संकल्प की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लिख देते हैं 1870 का संकल्प। 1870 का संकल्प हम लोग इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अब यहां से दोबारा आइंदा से क्वेश्चन आए तो जो क्वेश्चन है वो तो हो जाए लेकिन छूटे भी नाम से कभी। 1870 का संकल्प, ये जो संकल्प था ये किसके टाइम लाया गया था? मेयो के टाइम लाया गया था। 1870 का संकल्प जो था भैया, ये संकल्प लाया गया था मेयो के समय। मेयो के समय लाया गया, लिखिएगा, मेयो के समय लाया गया। 1870 का जो संकल्प था ये मेयो के समय लाया गया। और जो संकल्प था ना, इसको हम नाम देते हैं कि वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसको हम नाम देते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसका जो संबंध हो जाएगा, संबंध हम कहते हैं कि यह वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है। यह वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है। विकेंद्रीकरण से संबंधित है। यह वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है।
संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, यह वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है। कौन संबंधित है? तो 1870 का संकल्प जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिएगा। यह वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित है, वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1861 के अंतर्गत इन्होंने एक कानून बनाया था, ठीक है, और उसी समय सत्ता जो थी ये इसका विधायी हस्तांतरण किया गया था। सत्ता का विधायी हस्तांतरण कर दिया गया था, अंग्रेजों का इम्प्लीमेंटेशन था कानून में। और इसी समय कहा गया कि जो प्रांतीय सरकार है ये अपना बजट खुद से बना सकती है, ठीक है। यानी कहा गया कि प्रांतीय सरकार अपना बजट खुद से बना सकती है। इसके लिए प्रांतीय सरकारों को अपने मतलब स्थानीय लोगों से, स्थानीय क्षेत्रों से सहयोग लेना होगा, ठीक है। यही सारा कुछ कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका संकल्प था ये इसी पे आधारित था। 1870 में जो इन्होंने संकल्प लिया, इस संकल्प को वित्तीय विकेंद्रीकरण से जोड़ा गया। कहा कि ये एक प्रकार का वित्तीय विकेंद्रीकरण है जिसमें कहा गया कि प्रांत जो है प्रांत, ध्यान दीजिएगा, प्रांत जो है प्रांत, प्रांत जो है प्रांत, प्रांत अपने लिए बजट का प्रावधान कर सकते हैं, बजट का प्रावधान कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं। प्रांत अपने लिए बजट का प्रावधान कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा कि जो भी प्रांत हैं, प्रांत जो छोटे छोटे हिस्से हैं, वो अपने लिए बजट का प्रावधान कर सकते हैं। और इकट्ठा कहां से करेंगे? तो अपने क्षेत्रों से, जो स्थानीय क्षेत्र हैं उनसे मदद लेंगे। ध्यान दीजिएगा। और इसमें मेन प्रांतों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इस संकल्प में ध्यान दीजिएगा, प्रांतों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आवश्यकताओं पर प्रांतों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करा गया, जैसा कि दिया था क्वेश्चन में, ध्यान केंद्रित किया गया। सोचिए सब कहां मिलेगा आप लोग को? ध्यान केंद्रित किया गया। पूरा आप लोग पढ़ लिए होंगे ना, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए होंगे, पता नहीं दिखा कहीं पे? बताइए, कोई सब सिलेबस खत्म कर चुके होंगे आप लोग। ये बात आपको कहाँ दिखी? बताइए मुझे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले पूरा पढ़ लिए होंगे, ये बात आपको कहाँ दिखी है? मुझे ही बताइए। तो बताइए, बताइए ये बात आपको कहाँ दिखी? प्रांतों पर इन्होंने ध्यान दिया और कहा कि कुछ बुनियादी सेवाएं, इन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी सेवाएं जो है, बुनियादी सेवाएं, कुछ बुनियादी सेवाएं जो है, बुनियादी, कुछ बुनियादी सेवाएं जो है, बुनियादी सेवाएं, कुछ बुनियादी सेवाएं, ध्यान रखिएगा, जैसे कि अस्पताल, जैसे कि अस्पताल, जैसे कि अस्पताल हो गया। अस्पताल का मतलब चिकित्सा। जैसे कि शिक्षा, शिक्षा, जैसे कि मकान, मकान, जैसे कि सामाजिक स्तर, सामाजिक, सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर, ठीक है। ये ये प्रांतों को सौंपे जाएं, प्रांतों को सौंपे जाएं, प्रांतों को सौंपे जाएं, ये इनका संकल्प था। ये स्तर जो है, सामाजिक स्तर, ये प्रांतों को सौंपे जाएं, यही इनका संकल्प था। किसका संकल्प? तो ये मेयो का संकल्प था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा। देखिए इसमें बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपसे करेंगे सारी बातों को। सर आप कौन है? मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, अच्छा चलिए ठीक है। जो जानकारी यहाँ से मिल रही है आप उस जानकारी को लें, और आपके काम की ही जानकारी सारी है। जितनी भी जानकारी आपको दे रही है आपके काम की है, आपके काम की ही जानकारी आपको मिल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। इतना फिलहाल बना लीजिएगा आप ना, इतना फिलहाल आप बना लीजिएगा। ये देख लीजिएगा एक बार, फिलहाल ये देख लीजिएगा, इतना देख लीजिएगा, इतना इतना देख लीजिएगा। वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, इसके लिए मैंने आपसे बताया कि भाई आवश्यकताएं क्या हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बुनियादी सेवाएं जैसे अस्पताल, शिक्षा, मकान, सामाजिक स्तर प्रांत को सौंपे जाएं, और प्रांतों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। प्रांत अपने लिए बजट का प्रावधान कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। प्रांत अपने लिए बजट का प्रावधान कर सकते हैं, वित्तीय विकेंद्रीकरण पे आधारित है। मेयो के समय ये लाया गया था। किसके टाइम लाया गया था? मेयो के टाइम लाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। और देखिए क्या कहा गया था इसमें, और कहा गया था कि कुछ अन्य सेवाएं, इसमें और क्या कहा गया था? कुछ अन्य सेवाएं, अन्य सेवाएं मतलब और भी संचार, जैसे कुछ जुड़ाव, जैसे एक दूसरे से जुड़ सकें लोग, ठीक है, उस तरह की सेवाओं को भी इंप्लीमेंट किया था। और इसने क्या करा था? तो भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में व्यापक सुधार लाया था। ध्यान दीजिएगा, इसमें भारतीयों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में, भारतीयों के सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में, सामाजिक, आर्थिक और
राजनैतिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में व्यापक सुधार लाया, जीवन में व्यापक सुधार लाए, व्यापक सुधार लाया था, व्यापक सुधार लाया था। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आइए जरा मेयो के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मेयो आपको दिख रहा है ना, ये जो मेयो है, इसी के समय पहली बार, इसी के समय पहली बार, ध्यान दीजिएगा, पहली बार जनगणना कराई गई थी। और ये जनगणना कराई गई थी कब? 1872 के अंदर कराई गई थी, याद रखिएगा भैया। ये जनगणना किसके टाइम होती है? मेयो के टाइम होती है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां से प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। और फिलहाल ये डेटा रहा आपका, ये डेटा रहा आपका, इसको ध्यान दीजिएगा। सर बिहार दरभंगा, इससे सवाल आएगा क्या? इससे सवाल आएगा दरभंगा क्या? सर जी बिहार दरभंगा, इससे सवाल आएगा क्या? आएगा क्या क्या बोलते हैं आप लोग की? कुछ कुछ आदि भाषा है, तो ऐसे भी हमको देखिए भाषा नहीं समझ में आती है, मतलब इधर की बहुत, और आती है अब तो धीरे धीरे, तो सीख गए हैं 2 साल के अंतर्गत, 2 ढाई साल हो गया मतलब बिहार में, तो आप लोग की भाषा सीख गए हैं। कुछ कुछ समझते हैं, लेकिन एक आध दो वर्ड ऐसा दिख जाता है कि नहीं समझ में आता है, बड़ा सोचना पड़ जाता है क्या इसका जवाब दिया जाए। आइए पढ़ते हैं ना। 1972 मत लिखो, नहीं तो हम मारेंगे तुमको, ठीक है। सीधा 1972 लिख रहा है, सब 100 साल का फर्क दे रहा है, ठीक है। कितनी गलत बात है, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। डिप्रेशन सर डिप्रेशन क्यों डिप्रेशन बताओ? सर मेयो, मेयो को खत्म कर दिया? नहीं, खत्म क्यों करेंगे, इसको हम पढ़ाएंगे गवर्नर में, अब यहाँ मत लगाओ इसका। वो इसके बारे में बहुत सारी कहानी है, कहानी हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर वाले में ही। आगे बढ़ेंगे ना, आगे देखिए। प्रश्न दिया है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? नीतिसार के बारे में दिया है और पूछा है कि रचना किसकी हो जाएगी, ठीक है। नीतिसार की रचना, नीतिसार को लिखने वाले कौन है? तो कामंदक है। यहां तक तो बातें सही हैं। चरक ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था, यहां तक भी सही है भैया। चरक ने चरक संहिता लिखा था, ये भी ठीक है। कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। अर्थशास्त्र लिखा था किसने? कौटिल्य ने लिखा था। यहां तक भी चीजें सही है, लेकिन यहीं से काम नहीं होने वाला है, हम लोग किताबों को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल बुक। इतिहास की कुछ किताबें हैं, कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतिहास की कुछ किताबें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। थोड़ा धैर्य बनाइएगा, पता तो सबको होगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य बना के आप लोग पढ़िएगा। इतिहास की कुछ किताबें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी हो जाएगी, अष्टाध्यायी। पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी है, जिनके बारे में कई जगह पूछा हुआ है। पहली किताब आपकी अष्टाध्यायी हो जाएगी, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी एक प्रकार की रचना है जिसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो पाणिनि। पाणिनि के द्वारा लिखा गया था क्या? तो अष्टाध्यायी को लिखा गया। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक रचना को लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। और नीतिसार लिखने वाले कौन है? तो कामंदक है। नीतिसार को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो कामंदक है। नीतिसार लिखा है किसने? कामंदक। कथा सरित सार, कथा सरित सार, ये रचना किसकी हो जाएगी? कई बार एग्जाम में पूछा है, कथा सरित सार। अगर हम कथा सरित सार की बात करेंगे, कथा, कथा सरित सार किसकी रचना हो जाएगी? सरित सार। कथा सरित सार रचना किसकी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, कथा सरित सार रचना किसकी हो जाएगी? तो सोमदेव की रचना हो जाएगी। ये रचना किसकी हो जाएगी? तो सोमदेव की हो जाएगी। हाँ, यहीं से एक सवाल और पूछेगा, सवाल बनेगा, गुनाहों का देवता इतिहास की रचनाओं में है, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, ये रचना किसकी हो जाएगी? तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है, धर्मवीर भारती। देखिए यहां से एक सवाल बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा रचना से, एक सवाल रचना से बनेगा आपका कि, हाँ, एक क्वेश्चन बनेगा यहां से कि महाभाष्य किसने लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य एक रचना है, महाभाष्य। और महाभाष्य के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि होंगे। महाभाष्य को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो पतंजलि। इस बात को ध्यान दीजिएगा। महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि। कामसूत्र किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की रचना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे कामसूत्र, हम यही लिखते हैं, कामसूत्र एक रचना है, कामसूत्र। और कामसूत्र किसने लिखा है? कामसूत्र। तो कामसूत्र रचना किसकी हो जाएगी? तो वात्स्यायन की रचना है, वात्स्यायन। वात्स्यायन की रचना हो जाएगी, वात्स्यायन। और इनकी रचना का नाम क्या हो जाएगा? कामसूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के बारे में पूछा हुआ है, ये रचना किसकी हो जाएगी? तो ये चंदवर दाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवर दाई ने लिखा है।
और ध्यान दीजिएगा नीतिसार किसकी रचना है? तो कामंदक की रचना है। रचनाएं हम लिख रहे हैं, सब लिखना नहीं है आपको, ठीक है? रचना हम लिख रहे हैं, सारा रचना लिखना नहीं है आपको, ठीक है? रचना आपको लिखना नहीं है, केवल सुनते रहिए। अगर आपको मन हुआ कि नहीं, हाँ ये मुझे नहीं आ रहा है, इसको मतलब याद करना जरूरी है, तो उसी को नोट कर लीजिएगा। सभी रचनाएं नहीं नोट करना है, ठीक है? हम अपने हिसाब से लिखवा दे रहे हैं, आप सभी रचनाओं को नोट मत करिएगा, ठीक है? चंद्रवरदायी, ध्यान दीजिएगा, ये लिखने वाले हैं चंद्रवरदायी, रचनाकार हैं, कवि हैं। बुद्धचरित कौन लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा अश्वघोष। बुद्धचरित किसकी रचना है? बुद्धचरित। बुद्धचरित, ध्यान दीजिएगा, बुद्धचरित एक रचना है, बुद्धचरित। बुद्धचरित, बुद्धचरित लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो अश्वघोष ने लिखा, अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। और हर्षचरित्र भी कौन लिखा? तो ध्यान दीजिएगा अश्वघोष ही ने लिखा। हर्षचरित्र की बात करेंगे तो कौन लिखा? तो हर्षचरित्र, अच्छा हर्षचरित्र किसकी रचना है बताइए जरा तो मुझे। नाट्यशास्त्र कौन लिखा है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की बात करेंगे, कमंडक के बारे में बता रहे हैं आपको, परेशान नहीं होइए। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र एक रचना है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र रचना किसकी हो जाएगी? तो भरत मुनि की। भरत मुनि की रचना है कौन? नाट्यशास्त्र। सवाल पूछेगा नाट्यशास्त्र किसकी रचना हो जाएगी? भरत मुनि। रस छंद वगैरह जितने भी रस हैं, छंद हैं, रस हैं, छंद हैं, रस हैं, छंद हैं, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को कहां पर वर्णित करा गया? तो नाट्यशास्त्र में वर्णित करा गया है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अमरकोश के बारे में देखिए पूछा हुआ, हमने टेस्ट में दिया था। अमरकोश एक रचना है। अमरकोश रचना है किसकी? तो अमर सिंह की। हम लिख देते हैं अमरकोश। अमरकोश रचना किसकी हो जाएगी? अमरकोश। तो अमरकोश रचना है अमर सिंह की। अमर सिंह की रचना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? तो अमरकोश होगा। अमरकोश की रचना है, अमर सिंह की रचना का नाम क्या हो जाएगा? तो अमरकोश होगा। अमर सिंह की रचना का नाम हो जाएगा अमरकोश। और ध्यान दीजिएगा एक रचना और है, रचना है भूतनाथ। भूतनाथ नामक रचना किसकी है? भूतनाथ। और ध्यान दीजिएगा, और चंद्रकांता, दो रचनाएं। एक रचना का नाम भूतनाथ और दूसरी का नाम क्या है? चंद्रकांता। भूतनाथ और चंद्रकांता ये दोनों रचनाओं को लिखने वाले कौन है? तो देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे। देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता और भूतनाथ नामक रचना लिखने वाले कौन है? देवकी नंदन खत्री। और सवाल यहीं से पूछेगा, एक रचना और है, एक रचना और है जिसको हम कहते हैं अकाल में सारस। ध्यान दीजिएगा, अकाल में सारस। अकाल में सारस एक रचना है, अकाल में सारस। और अकाल में सारस नामक रचना को लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो केदारनाथ सिंह हो जाएंगे। अकाल में सारस किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। अकाल में सारस लिखा है किसने? केदारनाथ सिंह ने। अकाल में सारस किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने। मैला आंचल की बात करेंगे, फणीश्वरनाथ रेणु। देखिए यहां से भी एक रचना एग्जाम में आता है, मैला आंचल। अगर आपसे मैला आंचल पूछेगा, मैला आंचल, मैला आंचल लिखने वाले कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ की रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना हो जाएगी कौन सी? मैला आंचल। सवाल बनेगा मैला आंचल किसने लिखा है? मैला आंचल। तो मैला आंचल नामक रचना लिखी गई है किसके द्वारा? फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। पंच सिद्धांतिका किसने लिखा है? और बृहद संहिता किसने लिखा है? पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये वराह मिहिर की रचना है। ध्यान दीजिएगा, पंच सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका एक रचना है, पंच सिद्धांतिका। और ध्यान दीजिएगा इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो वराह मिहिर हो जाएंगे। पंच सिद्धांतिका की रचना किसने करा है? ध्यान दीजिएगा, वराह मिहिर ने करा है। और ध्यान दीजिए यहीं से पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता ये लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो वराह मिहिर हो जाएंगे। वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता लिखने वाले कौन है? वराह मिहिर। रघुवंशम, मेघदूतम और ध्यान दीजिएगा, रघुवंशम और मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ये सभी रचना किसकी हो जाएगी? तो कालिदास की। देवी चंद्रगुप्तम कौन लिखा है? तो विशाख दत्त ने। कौन लिखा? विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, मेघदूतम, ये सभी रचना किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास। लेकिन सवाल पूछेगा आपसे देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त। किसकी रचना है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस भी किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त। ध्यान दीजिएगा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना हो जाएगी? तो विशाख दत्त की रचना है। अमरकोश पूछेगा तो रचना किसकी है? अमर सिंह की रचना है। और सवाल बनेगा आपसे सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, रचना किसकी है? तो आर्यभट्ट की है। लिखिएगा, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने। आईएएस ने पूछा हुआ है और पीसीएस में सवाल पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांतिका, सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत और आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ये दोनों रचना किसकी हो जाएगी? तो सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम ये रचना है, रचना किसकी हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट की रचना हो जाएगी। सूर्य सिद्धांतिका लिखने वाले कौन है? आर्यभट्ट। ये देखिए ना, इसके बारे में पूछा है कई बार, सूर्य सिद्धांत के बारे में कई दफे पूछा है, मतलब कई टाइम पूछा है।
ठीक है। तो सूर्य सिद्धांतिका लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो आर्यभट्ट। पंचतंत्र लिखा है कौन? तो विष्णु शर्मा ने। नीति शास्त्र कौन लिखा है? तो कामंदक की रचना है। नीति शास्त्र किसकी रचना है? कामंदक की रचना हो जाएगी। अर्थशास्त्र लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो चाणक्य। चरक संहिता लिखने वाले कौन हो जाएंगे? तो चरक हो जाएंगे। लीलावती किसकी रचना है? तो भास्कर की रचना है। लीलावती लिखिएगा। लीलावती रचना किसकी हो जाएगी? लीलावती। ध्यान दीजिएगा, लीलावती रचना किसकी है? तो भास्करम की रचना है। भास्करम। लीलावती एक रचना है। लीलावती। लीलावती एक रचना है। रचना किसकी हो जाएगी? तो भास्कर की रचना हो जाएगी। भास्कर। और ये भास्कर ना इसका पुत्र था, सेकंड था। भास्कर सेकंड की रचना हो जाएगी कौन सी? लीलावती। मृगावती किसकी रचना है? बताइए जरा। तो मृगावती। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती। मृगावती पता है सभी को? मृगावती। मृगावती किसकी रचना हो जाएगी? रामचरितमानस। बताइए ना सर। तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। किसकी है? कुतुबन। लिख देते हैं हम मृगावती। मृगावती रचना किसकी हो जाएगी? तो कुतुबन की। मृगावती की बात करते हैं। मृगावती। मृगावती एक प्रकार की रचना है और ये रचना किसकी हो जाएगी? कुतुबन की रचना है। कुतुबन की। मृगावती एक रचना है, कुतुबन की रचना हो जाएगी। कुतुबन ने लिखा है। और सवाल बनेगा अष्टाध्यायी कौन लिखा है? तो पाणिनि। महाभाष्य लिखने वाले कौन है? तो पतंजलि। योग शास्त्र भी लिखा था पतंजलि। नैषधीय चरित्र किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम रचना किसकी है? तो हर्ष की है, श्रीहर्ष की। ध्यान दीजिएगा, नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम। नैषधीय। नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम रचना किसकी हो जाएगी? तो ये रचना श्रीहर्ष की है। नैषधीय चरितम रचना किसकी हो जाएगी? तो श्रीहर्ष की रचना है। नैषधीय चरितम किसने लिखा है? तो ध्यान दीजिएगा, श्रीहर्ष ने लिखा है। नैषधीय चरितम लिखने वाले कौन है? श्रीहर्ष है। मृच्छकटिकम कौन लिखा है? शूद्रक ने। गीत गोविंद कौन लिखा है? जयदेव ने। मृच्छकटिकम लिखने वाले कौन है? शूद्रक है। गीत गोविंद लिखने वाले कौन है? तो जयदेव हैं। गीत गोविंद लिखने वाले कौन है? जयदेव हैं। नवरत्न किसकी रचना है? तो वीरसेन की रचना है। लिख देते हैं। नवरत्न रचना किसकी हो जाएगी? नवरत्न। तो याद रखिएगा, नवरत्न। नवरत्न एक रचना है, नवरत्न। और ये रचना किसकी हो जाएगी? तो वीरसेन की रचना है। नवरत्न किसकी रचना है? तो वीरसेन की रचना हो जाएगी नवरत्न। और सवाल पूछेगा आपसे, गाथा सप्तमी। गाथा सप्तमी ये रचना किसकी है? तो हाल की रचना है। गाथा सप्तती ये रचना किसकी है? तो हाल की रचना है। हाल हाल हाल। हाल की रचना लिखिएगा। गाथा सप्तती किसकी रचना हो जाएगी? तो हाल ने लिखा है। गाथा। गाथा सप्तती। गाथा सप्तती। सप्तती ये रचना किसकी हो जाएगी? तो इसको लिखने वाला कौन है? तो हाल। हॉल ने लिखा है गाथा सप्तती। और एक रचना हम और लिखवा रहे हैं कि गीत गोविंद लिखने वाले कौन हो जाएंगे? जयदेव। कादंबरी कौन लिखा है? हर्षवर्धन। और नागानंद किसने लिखा है? हर्षवर्धन। रत्नावली भी कौन लिखा है? तो हर्षवर्धन ने लिखा है। बाकी आपसे पूछेगा, गोदान गबन कर्मभूमि रंगभूमि सोजे वतन सेवा सदन मंगलसूत्र, ये सब लिखने वाले कौन है? मुंशी प्रेमचंद साहब हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बातों को आप याद रखिएगा। देखिए यहां से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, देख लीजिए एक बार। सर रामचरितमानस नहीं बचा है। रामचरितमानस की रचना करने वाले कौन है? तुलसीदास। और क्या चाहते हैं? सर बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। क्या वही लिखे है ना? बृहत कथा मंजरी किसकी रचना है? तो क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र। और बोलिए, और बोलिए, और कोई बोलिए तो हम बताएं। फिलहाल इतना देख लीजिएगा ना। ये देखिए कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, इनको देख लीजिएगा। और हम यहां से बढ़ेंगे आगे। देखिए एक दिया था, एक दिया था, वो भी आसान सा पूछा था, आसान पूछा था। और मैंने देखिए इतना बता दिया, आपसे इतना बता दिया। अब बढ़ेंगे आगे। दिया है, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वर दास नागर ने लिखा, भीमसेन ने लिखा, कि हरिदास ने लिखा, कि इनमें से कोई नहीं? ये लिखने वाले कौन हो जाएंगे? ईश्वर दास नागर हो जाएंगे। फुतुहात आलमगीरी। आलमगीरी के ध्यान दीजिएगा अंदर, ये औरंगजेब के शासन का वर्णन था। औरंगजेब के प्रशासन का वर्णन था। प्रशासन का वर्णन था इसमें। औरंगजेब के प्रशासन का वर्णन था इसमें। नाम क्या हो जाएगा? फुतुहात आलमगीरी। फुतुहात आलमगीरी में औरंगजेब के शासन का वर्णन था। और इसमें देखिए और कुछ नए हैं यहाँ से। ठीक है, बढ़िएगा आगे। सर रामचरितम चरितमानस पूछा था सर जी। रामचरितमानस क्या पूछ रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, ये देख लीजिए इतना। और यहां से बढ़ेंगे, ये देख लीजिए इसको आइए एक्सप्लेन करें हम लोग। एक्सप्लेन करने लायक है ये? कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए प्रश्न दिया है आपका,
कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया के बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये मिशनरी किसके पास भेजा था? इसने समुद्रगुप्ता के पास भेजा था। ध्यान दीजिएगा, ये श्रीलंका के अंदर एक शासक था जिसका नाम था मेघवर्मन। ध्यान दीजिएगा, इसने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा, मतलब एक प्रॉपर टीम बना के भेजा था। तो इनका नाम हो जाएगा समुद्रगुप्ता। आइए हम समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करते हैं, समुद्रगुप्त की अगर हम बात करेंगे, गुप्तों में ये राजा थे और नाम नहीं देंगे कौन से राजा थे। ध्यान दीजिएगा, ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे, जो वास्तविक संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का, उन्हीं के पुत्र हुआ करते थे ये। और चंद्रगुप्त के बाद ये गद्दी पर बैठे थे। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था कुमार देवी। इनकी माता का नाम था कुमार देवी। ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का नाम था कुमार देवी। कुमार देवी के गर्भ से ये जन्म लिए थे। याद रखिएगा, कुमार देवी कहाँ की महारानी थी? तो लिच्छवी की महारानी थी। लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के ये पुत्र थे। और इनके पिता का नाम पूछेगा, पिता का नाम, अगर हम पिता के नाम की चर्चा करेंगे, पिता का नाम, तो पिता का नाम था चंद्रगुप्त। पिता का नाम था चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त सिंगल नहीं बोलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम था इनके पिता का नाम। ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने जब जन्म लिया तो इन्होंने उपाधियां धारण किया। इन्होंने उपाधि धारण किया। उपाधि कौन सी धारण किया? तो ध्यान दीजिए, कहते थे कि लिच्छवी हमारा ननिहाल है, और ननिहाल के आधार पर इन्होंने नाम दिया अपने आप को लिच्छवी दौहित्र। ध्यान दीजिएगा, अपने आप को इन्होंने लिच्छवी दौहित्र कहा। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि को धारण किया, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि। और दूसरा, इन्होंने ध्यान दीजिए, अपने आप को कवि कहते थे, तो इन्होंने अपने आप को क्या कहा? कविराज कहा। इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना गया, भारत का नेपोलियन। इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। और क्या कहा गया इनको? तो ध्यान दीजिएगा, इनको धरणी बंध के नाम से जाना गया। धरती को इन्होंने बांध के रखा था, तीनों समंदर के क्षेत्रों को इन्होंने बांध के रखा था, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा? तो धरणी बंध पड़ा। देखिए, इतने सारे नाम हैं जो कि समुद्रगुप्ता से संबंधित है, इसको बना लीजिएगा। इतनी सारी बातें हैं जो समुद्रगुप्त से संबंधित हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखिए, यहां से एक सवाल और बनेगा समुद्रगुप्त से। यह गुप्त वंश के राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। हम ऐसा लिख देते हैं, एग्जाम में आया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था? का उत्तराधिकारी थे ये, उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त प्रथम का ये उत्तराधिकारी हुआ करता था, इस बात को याद रखिएगा। इनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे चंद्रगुप्त फर्स्ट के। और यहीं से एक बात और पूछेगा आपसे, समुद्रगुप्ता जो थे, इन्होंने सिक्का चलाया था। सिक्का, इन्होंने कुछ सिक्का भी जारी किया था। इन्होंने अपने दरबार में कुछ दरबारी सिक्का भी चलाया था। इन सिक्कों में अगर देखा जाए तो एक सिक्का चांदी का सिक्का था, चांदी का एक सिक्का इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था। और दूसरा एक सिक्का इन्होंने, हालांकि मयूर शैली तो पहले से ही चला था, इन्होंने मयूर शैली सिक्का का विकास किया था। मयूर शैली का विकास किया था। मयूर शैली सिक्का का इन्होंने क्या कर दिया? अपने साम्राज्य में प्रचलन तेज कर दिया था। तीसरा, इन्होंने वीणा वादन करते हुए सिक्का चलाया था। वीणा बजाते हुए सिक्का, वीणा बजाते हुए सिक्का चलाया था, वीणा बजाते हुए सिक्का जारी किया था। और ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का जो था ना, उसमें अपने खुद की फोटो गड़वाया था, यानी कवि टाइप का सिक्का, कविराज जैसा एक सिक्का इन्होंने जारी किया था। किसने? तो ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्ता ने। समुद्रगुप्त जो थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। कौन? तो एक दरबारी थे इनके, जिनका नाम क्या था? हरिसेन नाम था। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के दरबार में थे हरिसेन। और हरिसेन की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसको हम नाम देते हैं प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने क्या लिखा है? तो प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति। और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रयाग प्रशस्ति रचना को अभिलेख में लगवाया। ध्यान दीजिएगा, अभिलेख में जड़वाया। इसी रचना को अभिलेख में जड़वाया था समुद्रगुप्ता ने। और ये अभिलेख कहाँ पे? तो इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद में इन्होंने इसको अभिलेख के रूप में जड़वाया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो भैया, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, इनका जो उत्तराधिकारी हुआ था ना, इसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त था। रामगुप्त इनके उत्तराधिकारी हुए, परंतु रामगुप्त लंबे समय तक जी नहीं पाए। इनको मारा, रामगुप्त को मारा। रामगुप्त को मारने के उपरांत अगला उत्तराधिकारी कौन बना? तो अगला जो उत्तराधिकारी बना, ये कौन बना? तो चंद्रगुप्त बना। और चंद्रगुप्त कौन से नंबर का बना? तो सेकंड नंबर का बना। ये देखिए पूरी कहानी है इनकी, इतना ध्यान दीजिएगा। ये इनकी पूरी कहानी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब बढ़ेंगे यहां से आगे, यहां से बढ़ेंगे आगे, एक बार देख लीजिएगा समुद्रगुप्त के बारे में। देखिए, यहां से क्वेश्चन था, ये रहा था आपका प्रश्न रहा था। और प्रश्न के बाद यहां देखिएगा,
ये ये रहा था इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब बढ़िएगा आगे, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया? 1912 में अलग हुआ, 1936 में अलग हुआ, 1947 में अलग हो गया। देखिए, एक तरह से देखा जाए, एक हिसाब से देखा जाए तो अलग कब हुआ था? 1912 में हुआ था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं बिहार के बारे में, ध्यान दीजिएगा। अपने बिहार के बारे में आइए पढ़ते हैं, और हम बेसिक टू हार्ड, मतलब जितनी जानकारी मुझे पता है बिहार के संबंध में, हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि बिहार आखिरकार बना कैसे था, डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे। याद रखिएगा, बिहार देखिए ना, बौद्धों का निवास था। सबसे एक जरूरी बात, ये बौद्धों का निवास होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, ये बौद्धों का निवास था, बौद्धों का निवास। बौद्धों का निवास होने के आधार पर इसका जो अर्थ निकल के आया, इसका जो अर्थ निकल के आया, ये अर्थ निकल के आया बिहार। बौद्धों का निवास होने के उपरांत जो इसका अर्थ निकल के आया, ये निकल के आया बिहार। बिहार निकल कर आया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पता है बंगाल का डिवीजन हुआ, और बंगाल विभाजन से ही बिहार के अलग होने की जो संभावनाएं थी धीरे धीरे लगभग शुरू हो गई थी। ठीक है, इसका जो पहला कारण था, प्राथमिक कारण, बिहार की स्थापना। स्थापना के संबंध में अगर हम बात करते हैं, स्थापना स्थापना कहां से शुरू हो गई? तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन से। बंगाल बंगाल विभाजन से, बंगाल विभाजन से ये क्लियर हो गया कि अब क्षेत्र जो है अलग होने वाले हैं। बंगाल विभाजन से ये पता लग गया कि ये क्षेत्र अलग होने वाले हैं, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन किया तो दो क्षेत्र बने, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था, उसमें बांग्लादेश वर्तमान का और आसाम का कुछ इलाका था, सिलहट जैसा इलाका जो था वो रहा था। और अगर हम बात करेंगे पूर्वी पश्चिमी बंगाल की, तो पश्चिमी बंगाल में एक तो पश्चिम बंगाल का इलाका जो अभी आप देख पा रहे हैं वो है, एक उड़ीसा का इलाका, और तीसरा इलाका जो था ये बिहार का था। एक तरह से हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन भाग थे जो कि अलग हो गए, और उधर का हिस्सा जो बांग्लादेश है अभी, और आसाम, ये पार्ट अलग हो गए, जिनको पूर्वी बंगाल का नाम दिया गया। दोनों दोनों क्षेत्र अलग हुए और दोनों ने अपनी राजधानी बनाया। पूर्वी बंगाल ने अपनी राजधानी बना लिया ढाका को, और पश्चिम बंगाल ने राजधानी बना लिया किसको? तो कोलकाता को बना लिया। अब विरोध चलता रहा, बंगाल के लोगों ने कहा कि भैया हमें ये विभाजन स्वीकार नहीं है। बंगाल विभाजन की घोषणा वैसे दरअसल करजन ने कर दिया था, और करजन ने घोषणा करा था कब? 19 जुलाई सन 1905 को। बंगाल विभाजन का विरोध किया बंगालियों ने, कहा कि हमें विभाजन स्वीकार नहीं है। ठीक है भाई, विभाजन जो है ये सांप्रदायिकता के आधार पे हो रहे हैं, लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन करजन ने कहा कि नहीं, हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पे बंगाल का विभाजन कर रहे हैं और हम करेंगे। लोगों ने विरोध किया, हालांकि विरोध में बहुत सारे आंदोलन चले थे, जैसे कि विरोध में 7 अगस्त सन 1905 को, ध्यान दीजिएगा, और 1905 के समय आंदोलन चलाए गए थे। कहां से? कलकत्ता के टाउन हॉल से चलाए गए थे, और टाउन हॉल से चले इस आंदोलन का प्रभाव बहुत ज्यादा था, लेकिन करजन फिर भी नहीं माना। इस विरोध को होने के उपरांत भी करजन ने क्या किया? 16 अक्टूबर सन 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल के दो हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। विभाजन लगातार चला, लगभग 6 वर्षों की कड़ी मेहनत के उपरांत, ध्यान दीजिएगा, बंगाल विभाजन से लोगों को आजादी मिली। लेकिन तब तक इतना तेजी से बिगुल फूक गया था, क्योंकि भाई पूर्वी बंगाल जब अलग हुआ तो उसने अपने लिए अलग से संगठन की डिमांड करा, और अपने लिए अलग से संगठन बनाया। और संगठन ने क्या किया? मुस्लिम लीग जो एक संगठन बना था, उसने क्या किया? कैमुनल अवार्ड की मांग कर दी, और प्रॉपर अंग्रेजों ने उनको दिया भी। अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, यहां सफल देखने को मिलती है। वो नीति जो थी वो सफल हो गई। सफल हुई मतलब क्या? 6 साल विरोध करने के उपरांत भी, ठीक है, बंगाल का विभाजन जो है टलता रहा, टलता रहा, टलता रहा। एक समय ऐसा आया कि खुद ब्रिटेन के महाराजा जो थे उनको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ गया। ठीक है, तो कहते हैं भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगाया गया वर्ष 1911 के अंदर, और ये भारत के अंदर लगने वाला तीसरा दिल्ली दरबार था। इस तीसरे दिल्ली दरबार के अंतर्गत बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, और ध्यान दीजिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे अलग प्रांत के रूप में ये निकल के आए, उभर के आए। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम घटना को आगे बढ़ाएंगे, अगर घटनाक्रम को आगे बढ़ाएंगे, तो बंगाल डिवीजन कर दिया 1905 में हुआ। आगे चल के बंगाल विभाजन जो था ये रद्द हो गया। आगे चल के जो बंगाल का विभाजन है, बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, रद्द हो गया। बंगाल का डिवीजन जो है आगे चल के रद्द हो गया। ये रद्द कब हुआ था? वर्ष 1911 के अंदर। वर्ष 1911 में आपको पता है भारत में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। भारत में थर्ड दिल्ली दरबार लगाया गया, थर्ड दिल्ली दरबार लगाया गया। भारत में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया, इस बात को याद रखिएगा। और तीसरे दिल्ली दरबार के उपरांत बंगाल डिवीजन को रद्द कर दिया। और बंगाल विभाजन को जब रद्द किया तो भारत के उस समय के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तत्कालीन वायसराय थे आपके हार्डिंग सेकंड थे। ध्यान दीजिएगा, हार्डिंग उस समय तत्कालीन वायसराय थे। इन्होंने
समझा बूझा? गवर्नर को आदेश दिया, मतलब ब्रिटेन के महाराजा ने कहा कि भाई डिवीजन को रद्द किया जाए, इतना विरोध नहीं झेल सकते हम लोग, ठीक है। बंगाल विभाजन को जब रद्द किया गया उस समय ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के राजा जो थे, राजा का नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम आए थे भारत के अंदर और इनकी पत्नी भी साथ में थी जिनका नाम था क्वीन मैरी। क्वीन मैरी अपनी पत्नी, सॉरी ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ भारत आए और दिल्ली दरबार में इन्होंने हिस्सा लिया और बहुत सारी घोषणाएं किया। और एक सवाल बनता है यहाँ से कि जब बंगाल डिवीजन रद्द हुआ तो उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बंगाल डिवीजन जब रद्द हुआ तो बंगाल का उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन हुआ करता था, कोई बताएगा मुझे? बंगाल का उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन था जब बंगाल डिवीजन रद्द हुआ था? बंगाल डिवीजन रद्द के समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया इस समय लिखिएगा, इस समय बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, थॉमस गिब्सन था। थॉमस गिब्सन इस समय बंगाल का एक तरह से कहते हैं ये गवर्नर हुआ करता था। बंगाल का जो क्षेत्रीय गवर्नर था ये थॉमस गिब्सन था। थॉमस गिब्सन ये बंगाल का क्षेत्रीय गवर्नर था और इसी को कार्यभार मिला। और ध्यान दीजिएगा, कार्यभार सौंपा गया इसी को और इसने क्या कर दिया, बंगाल से बिहार को अलग किया और बिहार को अलग करने की जो घोषणा हुई थी, बिहार को अलग करने की घोषणा, बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा, बंगाल से अलग करने की घोषणा, अलग करने की जो घोषणा हुई थी, घोषणा देखिए भैया, घोषणा की बात करें हम उत्तर क्या देंगे, वर्ष 1911 देंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, विभाजन कर दिया। विभाजन एक्चुअल में किया कब गया था? विभाजन मतलब बिहार को अलग कर दिया गया कब? तो ये अलग करा गया था कब? 22 मार्च को। कब अलग कर दिया? 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया। इसलिए 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं और 1912 इसका रियल सन हो जाएगा, ठीक है। अभी साथ में कौन है? तो बिहार है और बिहार के साथ में और कौन है? तो उड़ीसा है। बिहार और उड़ीसा अभी भी साथ में है, ये साथ में है, आगे तक रहेंगे, काफी आगे तक रहेंगे। आजादी की बहुत सारी लड़ाइयां बिहार उड़ीसा ने अपने साथ एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ी थी। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा फिलहाल। और 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी चिन्हित करते हैं, 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और आपको पता है कि बिहार दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर बिहार दिवस मनाने की घोषणा नीतीश कुमार जी ने करा था। और कब करा था? वर्ष 2010 में किया था। जो बिहार दिवस है ना, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। जो 22 मार्च का समय है, 22 मार्च का जो समय है ना, 22 मार्च भैया, इसको हम बिहार दिवस के नाम से जानते हैं। 22 मार्च को हम बिहार दिवस कहते हैं। और इस बिहार दिवस की जो घोषणा है, इस बिहार दिवस की घोषणा जो है, घोषणा ये नीतीश कुमार जी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, बिहार दिवस की घोषणा जो है ये नीतीश कुमार द्वारा ये कब करा गया था? नीतीश कुमार जी के द्वारा करा गया था। और कब किया गया था? तो वर्ष 2010 में किया गया था, वर्ष 2010 में। और तब से अब तक हम लोग बिहार दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। इस बार भी मनाया गया था, उद्घाटन के लिए नीतीश कुमार जी को बुलाया गया था, आपको पता होगा। फिलहाल बना लीजिएगा, ठीक है, इसको बनाइए। बंगाल से बिहार अलग हुआ, अभी उड़ीसा के साथ में है, फिलहाल उड़ीसा के साथ में है, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के साथ में है। और कहा कि उड़ीसा से हमारे संबंध है अभी और संबंध लगातार बने रहे। और उड़ीसा के साथ बिहार ने बहुत सारी आजादी की लड़ाइयों में भाग भी लिया। हाँ, आगे चल के एक समय आता है 1 अप्रैल का समय आता है, 1 अप्रैल 1936 का समय आया। और ध्यान दीजिएगा, बिहार से पृथक हो गया कौन? तो उड़ीसा पृथक हो गया बिहार से। अब बिहार से अलग हो गया, पृथक हो गया कौन? तो उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया। अब एक्चुअल में जो बिहार था ना, ये बिहार का एक बड़ा हिस्सा था। किसी को पता नहीं था कि विभाजन होगा, लेकिन आगे चल के जनजातीय क्षेत्र बाहुल्यता के कारण विभाजन कर दिया गया। आगे चल के फिर एक विभाजन होता है और ये विभाजन होता है आपका 15 नवंबर वर्ष 2000 को ये विभाजन होता है। अब इसमें क्या करा गया, बिहार का जो क्षेत्र हुआ करता था, बिहार का जो क्षेत्र था ना, इस क्षेत्र को अलग कर दिया। किससे अलग कर दिया? तो झारखंड से। बिहार के क्षेत्र को झारखंड से अलग कर दिया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बिहार के भाग को झारखंड से अलग कर दिया। क्या बिहार झारखंड जब से अलग हुआ, बिहार झारखंड अलग होने के उपरांत, बिहार और झारखंड के अलग होने के उपरांत, बिहार और झारखंड के अलग होने के उपरांत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल मिला था, ये बिहार को मिला था कि झारखंड को मिला था? ये जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। क्षेत्रफल जो था सबसे अधिक बिहार को मिला था कि झारखंड को मिला था? और झारखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? झारखंड कितने जिलों के साथ बिहार से अलग हुआ था? बताइए जरा,
झारखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? मैंने अलग कब हुआ था ये बता दिया है। आप मुझे बताइए कि बिहार कितने जिलों के साथ झारखंड से अलग हुआ था? बिहार कितने जिलों के साथ झारखंड से अलग हुआ था? बिहार का क्षेत्रफल ज्यादा था। बिल्कुल सही बात है भैया। अलगाव जब हुआ तो बिहार का क्षेत्रफल उस समय झारखंड से भी ज्यादा था। ठीक है, लेकिन अगर सवाल पूछेगा इस समय, क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन अगर प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रश्न अगर अगर प्रश्न बनेगा, अगर आपसे प्रश्न करेगा 18 जिले झारखंड में, ठीक है। झारखंड 24 जिला कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ 18 बोल रहे हैं। क्या होना चाहिए भैया एक्चुअल में, बताइए। कुछ लोग 18 बोल रहे हैं, कुछ 24 बोल रहे हैं। क्या मामला है, क्या मसला है? झारखंड 24 जिले के साथ अलग हुआ था। अच्छा, बिहार में 38 जिले, बिहार में 37 था ना। एक बना है अरवल, अरवल बना है 38वें नंबर पे। 18 जिलों के साथ झारखंड अलग हुआ था दोस्त, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभी जिलों की संख्या बढ़ गई है, तो रिसेंटली वहां पर जो जिला बना है उसको हम देवघर कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। रामगढ़ कहते हैं, सॉरी रामगढ़, रामगढ़ जो अंतिम तौर पे बना है ये। अब 24 है, पहले 18 था, अलग होने के समय 18, अभी कितना है तो 24 है। रहने दीजिए, एकदम कमेंट बॉक्स में आप लोग छापे चले हैं। और फिलहाल ये देख लीजिएगा क्वेश्चन, और आज के लिए इतना ही। बहुत सारे काम होते हैं, क्लास को हम लंबा खींचना मतलब आगे के लिए मुश्किल बढ़ जाती है। इतना देख लीजिएगा, आगे कल की क्लास में पढ़ा जाएगा। फिलहाल इतना डेटा मैंने आपको दिया है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। इतना आप रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। मैंने काफी डेटा आपको दिया हुआ है आज की क्लास में, प्रॉपर आज की क्लास में। चलिए ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे कल। और टाइम वही है जिस टाइम हम आपसे मिलते हैं। थोड़ा सा 10-15 मिनट का डिले इसलिए होता है क्योंकि जिस क्लासरूम से हम क्लास ले रहे होते हैं वहां पर फाउंडेशन बैच चलता है, तो बैच छूटने के बाद हम क्लास लेना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्लास में थोड़ा सा डिले मैनेज करिएगा। बाकी 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा की क्लास पर डे होगी, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, और मेहनत करिए अपनों के लिए, परिवार के लिए और अपने शिक्षक के लिए। गुड नाइट। मिलेंगे आपसे कल। कल मिलेंगे। कल सुबह का टेस्ट भी चल रहा है, टीआरई बैच भी चल रहा है, और होमवर्क सीरीज बैच भी चल रहा है, और भी क्लास जहाँ जहाँ मेरी शेड्यूल्ड है, सब क्लास बढ़िया से चल रही है, ठीक है। गुड नाइट आप सभी को, धन्यवाद आपका।